नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ की ओर से आपका स्वागत। मैं सुदर्शन वशिष्ठ इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज एक कहानी संग्रह पर बात करूँगा। कहानी संग्रह का शीर्षक है बेगमों की सो। बेगमों की सो संग्रह श्रीनिवास जोशी द्वारा लिखा गया है। सन 1997 के बाद उनका यह दूसरा संग्रह है। इससे पहले घुघुतिया नाम से इनका पहला संग्रह प्रकाशित हुआ था। बेगम की सो संकलन में कुल 12 कहानियाँ हैं। श्रीनिवास जोशी एक IAS प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। इनका रंगकर्म से भी बहुत लंबे समय से वास्ता रहा। अनेक लघु नाटक भी इन्होंने लिखे। अंग्रेजी लेखन में भी इनका दखल रहा और 71 निबंधों का एक संकलन बाबूडम बॉश नाम से प्रकाशित हुआ था। NBT के लिए भी इन्होंने नवशाक्षर लेखन में काम किया है। जोशी जी ने अपनी कहानियों को किस्सा गोई कहा है। सीधा सीधा एक किस्सा लिया और उसमें उसे बयान कर दिया। इससे इनकी कहानियों में कथा तत्व की प्रधानता तो है ही, लेकिन एक साफ गोई से बयान करने का जो शिल्प है वो भी दिखाई देता है। बिना किसी शब्द जाल या भ्रम जाल के सीधे कहानी शुरू करना और अंत तक उसे निभाना इनकी खासियत रही है। हाँ, इनकी कहानी में व्यंग का स्वर भी प्रमुख रहा है और बहुत सी कहानियों को व्यंग कहानी भी कहा जा सकता है। संकलन में छोटी छोटी कहानी है। कथा की व्याख्या सूक्ष्म और कहानियों में सुघड़ता है और बहुत सी कहानियाँ एक अद्भुत शब्द चित्र प्रस्तुत करती हैं, जिससे कहानियों के पात्र हमारी आंखों के सामने विचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। शीर्षक कहानी बेगमों की सो हो या आवाज़ की प्रतीक्षा हो। बेगमों की सो का गुर्राम, आवाज़ की प्रतीक्षा की दादी, एक टुकड़ा गांव का सत्तू, संस्कृति का ठेकेदार की जालपा कुछ ऐसे चरित्र हैं जो देर तक याद रखे जाने वाले हैं। लावारिस दाढ़ी बालों से भरे बदन वाला गुर्राम एक ऐसा चरित्र है जो भैंस और बीबी को बराबर मान्यता देता है। भैंस और बीबी को नियमित रूप से वह डंडे से पीटता है। आउट हाउसेज में किराए पर रहने आए गुर्राम के अनुसार भैंस और बीबी दोनों उसे दूह रहे हैं। भैंस पूरा दूध देने के बजाय अपने थानों में छिपा लेती है, जबकि बीबी ढेरों रोटियां खा जाती है। उन दोनों को वो सह लेता है क्योंकि उनकी सूह अच्छी है, यानी भैंस कटियां जनती है और बीवी लड़के। गुर्राम कहता है, बाबूजी, मेरे पास 2 बेगमों हैं, एक जनानी और भैंस। दोनों का नाम है बेगमों। एक बच्चे जमती है और दूजी कटियां। बहुत से प्रतीकों के माध्यम से ये कहानी एक सशक्त कहानी बन पड़ी है। एक और कहानी एक टुकड़ा गांव में सत्तू, जो एक बच्चा है, माँ की मृत्यु के बाद अपनी पुरानी माँ को लाने के लिए पिता से जिद करता है, लेकिन जब विवाह समारोह में डोली में एक नई माँ देखता है तो वह बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि वह अपनी पुरानी माँ को देखना चाहता था। इसका चित्रण बहुत मार्मिक ढंग से किया गया है। इसके बाद माँ की उपेक्षा से सत्तू चालाक भी हो जाता है और उसे मुंबई में मुंडूगिरी के लिए नौकरी पर ले जाया जाता है, जहाँ शरारती होने से उसका मालिक उससे छुटकारा भी पाना चाहता है, लेकिन
एक बूढ़ी जो वहाँ पर महिला है वो इसका बचाव करती है। इस कहानी में बाल मन के मार्मिक वर्णन के कारण एक सटीक कहानी बन पड़ी है। आवाज़ की प्रतीक्षा में दादी का अपने घर गांव के प्रति मोह है, लेकिन वो पोते के कारण शहर भी चली जाती है और गांव में वापसी पर पोते का फ़ोन सुनने के लिए एक पेड़ पर चमगादड़ी की तरह पट्टू बांधे टंगी रहती है। ये कहानी है एक कील कि किस तरह धज्जी दीवार वाले पुराने घरों में कील आसानी से धंस जाती है, उसका प्रतीकात्मक चित्रण इस गाथा में किया गया है। टूट हुई कमंद गांव में पढ़ी लिखी महिलाओं के चुनाव में खड़े होने पर उनके प्रति गांव वाले क्या रवैया अपनाते हैं, उसका चित्रण किया गया है। क्योंकि उस गांव में और आसपास के सभी गांव में मूंछ वाले पुरुष प्रधान है, इसलिए वे नहीं चाहते कि कोई महिला पंचायत प्रधान बने। नहीं रहना यहाँ एक कहानी है जो सरकारी सेवाओं में नेताओं के हस्तक्षेप को चित्रित करती है, जिसमें जो कर्मठ और काम करने वाले सरकारी सेवा में लोग लगे हुए हैं उन्हें काम करने नहीं दिया जाता और अंततः जो हमारी प्रतिभा है वो विदेशों में पलायन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें वह इज्जत-मान नहीं मिलता जो मिलना अपेक्षित है। एक कहानी मोहमाया हॉस्टल में पढ़ाई करने वाले, ढाबों में खाने वाले और दिल्ली की खचाखच भरी बसों में सफ़र करने वाले लड़कों की जद्दोजहद की कहानी है, जिसमें एक दोस्त एक्सीडेंट के बाद अकेला रह जाता है, लेकिन दूसरे का उसके प्रति मोह नहीं टूटता। जोशी की कहानियों में जैसे पहले कहा गया, व्यंग का पुट भी दिखाई देता है। ठंडी होती साहिब बहादुरी एक ऐसी व्यंग कहानी है जिसमें खेत का अर्थ जो बचपन में फील्ड पढ़ा था वही अर्थ सरकारी नौकरी में आते ही बदल जाता है, और किस तरह फील्ड में सरकारी अधिकारी रोब जमाते हैं, लेकिन सचिवालय में आने पर उनका रोब छू मंत्र हो जाता है, क्योंकि सचिवालय के कर्मचारी उनका ना कहा सुनते हैं ना कहा मानते हैं। वे बड़ी उद्दंडता से पेश आते हैं, क्योंकि कहीं उनका तबादला भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी एक और व्यंग कथा है, तो फिर रहो जहन्नुम में। इस कहानी में भगवान एक कार्यालय बनाना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में छोटे अफसर और जो छोटे कर्मचारी हैं वे बड़े अधिकारियों के बाल बच्चों को देखने, उनके दूध का इंतज़ाम करने आदि में व्यस्त रहते हैं और भगवान को कोई भाव नहीं डालते और भगवान से उनका जॉब चार्ट मांगते हैं। एक और कहानी है संस्कृति का ठेकेदार, जो एक व्यंग्यात्मक कहानी कही जा सकती है, जिसमें एक पुरानी गायिका है जिसका गाना रेडियो पर सुनने के बाद जो संस्कृति के ठेकेदार हैं उनका जो एक काम करने वाला या उनकी ओर से संस्कृति की चीज़ों को या संस्कृति में लिप्त जो गुणी लोग हैं उनको ढूंढने का काम करता है। वह एक जालपा नाम की गायिका को ढूंढ निकालता है जो अब गांव में झाड़ू पोछे का काम करती है, और उसे शहर में गाने के लिए लाया जाता है। बहुत अच्छा गाती है वो, मंच पर पूरी तरह छा जाती है, लेकिन वापस जाने पर उसे केवल 200 रुपये और टैक्सी के 300 रुपये देकर डरा धमका कर वापस भेज दिया जाता है। इस तरह इन कहानियों में एक वातावरण तैयार किया गया है कथाकार द्वारा, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे दफ्तरी माहौल हो, सब पर
कथाकार ने लिखनी चलाई है। इन कहानियों में कुछ मुहावरे और स्थानीय शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है, जो कथा को सशक्त बनाता है और प्रभावी बनाता है। जैसे अंधेरे की औरत अंधेरे में ही अच्छी लगती है। तुलसीदास जी भी ढोर और नारी को बजाने के लिए कहे गए हैं। या पापा आप तो 70 भत्रिये हो गए हैं जैसे वाक्यांश और लहंगवार मांडा आदि बैलों के किस्में, मोई का झूठा, मुंडोगिरी जैसे शब्द, दज्जी दीवार के बीच कील, बिच्छू बिच्छू से पिटाई, सोने की अंगूठी में शहद चटाना, सिग्नल न होने पर फ़ोन सुनने के लिए पेड़ पर चढ़ना आदि जो शब्द चित्र और मुहावरे या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, वो कथाओं को एक गति प्रदान करते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते हैं। ये संग्रह पठनीय है और कथाकार की कहानी विधा में एक अगले पड़ाव की ओर इंगित करता है। धन्यवाद।